हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजी एजू स्पेस। आज हम साइंस स्टार्ट करेंगे ग्रेड 10 सीबीएसई, जिसका चैप्टर केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो इस चैप्टर की हम क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको जल्दी से मैं सारे टॉपिक्स रिवाइज करा दूंगी। सो लेट अस स्टार्ट। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बेस्ड चैप्टर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 4। लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन के बॉन्ड्स जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स, शेयरिंग से जो भी बॉन्ड्स बनेंगे वो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सो दैट ईच एटम अक्वायर्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन टू द नियरेस्ट नोबल गैस। अब आपने ये डेफिनेशन ऐसे याद करनी है सो दैट पेपर में आए तो आप एग्जैक्टली ऐसे लिखो सो दैट मार्क्स ना डिडक्ट हो। अब कोवलेंट बॉन्ड समझो क्या है। अगर कोई भी एटम है उसके पास लास्ट शेल में जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट मींस, उसके लिए पहले ब्रीफ कर देती हूँ एटम्स का कैसे सिस्टम रहता है बैलेंसिंग का। अगर हमारे पास कोई एक एटम है, उसमें न्यूक्लियस, फिर ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। न्यूक्लियस में तो हो गए प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट में 8, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब जब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर तो किसी के पास लास्ट शेल में 2 ही हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक नंबर इज़ 1, कॉन्फ़िगरेशन भी 1। हीलियम 2, कॉन्फ़िगरेशन 2। लिथियम के केस में इट इज़ 3, तो कॉन्फ़िगरेशन 2,1। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिथियम की टेंडेंसी क्या रहेगी कि मेरी लास्ट ऑक्टेट कंप्लीट हो, या तो इसमें 8 हो जाए या फिर मैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दूँ, यहाँ 2 रह जाए। सो जिनका फर्स्ट शेल फुली फिल्ड करने की टेंडेंसी होगी वो 2 कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट शेल के बाद जिसके भी नेक्स्ट शेल स्टार्ट हो चुका है वो 8 कंप्लीट करेंगे, इस करके वो उसको ऑक्टेट कह देते हैं। जैसे अभी कार्बन है 6 एटॉमिक नंबर, 2 4 कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि ये अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट करे, यहाँ या तो 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करे या 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करे, सो दैट ये या तो ये कंप्लीट 8 हो जाए या फिर ये पूरा का पूरा आउट एंड ये लास्ट शेल जो है वो कंप्लीट। बेसिकली लास्ट शेल जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, वेदर इट इज़ फर्स्ट शेल जिसमें 2 होते हैं या फिर नेक्स्ट 8 8 ऐसे। अब कोवलेंट बॉन्ड बनने का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है, अपना लास्ट शेल कंप्लीट करना। जैसे हाइड्रोजन है, इसमें लास्ट शेल है ही फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट मिल जाए, मैं अपना बॉन्ड कंप्लीट बना लूँ और अपने आप को स्टेबल कर लूँ। तो इस हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन करा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए और ये H और H बॉन्ड बन गया और दोनों हाइड्रोजन स्टेबल हो गए और इन्होंने ये H2 मॉलिक्यूल बना लिया, जो हम ऐसे H2 लिखते हैं, इट इज़ दिस। अब इसमें देखो जल्दी फटाफट सारे के सारे रिवाइज कर लेते हैं। क्लोरीन लास्ट में 7, इस क्लोरीन के लास्ट में भी 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेंगे, तो इसका ये वाला जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये देखो मिलके 2 इलेक्ट्रॉन बने दिस, और फिर आगे फर्दर इनमें बॉन्ड बन गया। और सिंगल बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करा है। 2 2 करे होते तो डबल बॉन्ड बन जाता, 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे होते तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाता। N3H से क्यों, क्योंकि N के लास्ट शेल में देखो 1 2 3 4 5, कितने और चाहिए इसको 3, तो ये 3 हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा ताकि इसके 8 कंप्लीट हो जाएं और हाइड्रोजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा और अपने 2 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाइड्रोजन के 2 2 हो जाएंगे। ये देखो ये हाइड्रोजन है, मैं यहाँ बना देती हूँ। जैसे नाइट्रोजन का एक इधर था, दिस दिस एंड दिस, हाइड्रोजन यहाँ पे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। अब हाइड्रोजन ने अपने 2 कंप्लीट कर लिए, उसके फर्स्ट शेल में चाहिए उसको 2 हैं, और नाइट्रोजन ने अपने 8 कंप्लीट कर लिए। ऐसे ये बॉन्ड्स बनाते हैं, इसी करके फिर NH3 कंप्लीट बने। ऑक्सीजन के केस में ये देखो इट इज़ 6, इट इज़ 6। अब इनको 2 2 शेयर करने पड़ेंगे, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर ये डबल बॉन्ड बनाते हैं। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और फिर डबल बॉन्ड। ऐसे ही ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलके जब N2 बनाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो ये N3। N2 मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स वो 3 शेयर कर रहे हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स के क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? कोवलेंट मॉलिक्यूल्स सीम टू बी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद मॉलिक्यूल्स, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होती हैं, और इसका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। आपने मेन पॉइंट्स याद रखने। कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो पूर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कोवलेंसी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम फॉर शेयरिंग। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा, किसी ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा, किसी केस में हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो जो जितने इलेक्ट्रॉन वो कोई भी शेयर करता है उसको हम क्या कहते हैं? कोवलेंसी। तो ये कोवलेंसी क्या हो गई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम। कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन, इट इज़ डिफिकल्ट टू कार्बन एटम टू लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। अब कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली दे नहीं सकता, ना ही गेन कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से। उसका रीज़न अभी हम डिस्कस करेंगे क्या है। इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C4 नेगेटिव आयन having neon gas configuration because this anion would be highly unstable due to large amount of energy required to overcome the forces of repulsion between 4 electrons। अब देखो, अगर ये किसी से ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन ले भी लेता, मैं यहाँ बना के बताती हूँ। मान लो इसने ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए और इसके यहाँ पे पहले 4 थे, ये नए इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने 1 2 3 4, तो ये साइज़ छोटा है, इतना ओवर क्राउडेड हो जाएगा कि यहाँ रिपल्शन हो जाती है। उस रिपल्शन की वजह से ये स्टेबल ही नहीं है। तो जब स्टेबिलिटी नहीं है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। इस करके C4 नेगेटिव कभी नहीं बनेगा। 4 नेगेटिव की भी क्या स्टोरी है कि नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब कोई भी एटम अपने लिए इलेक्ट्रॉन लेता है स्टेबिलिटी के लिए, और अगर कोई अपने में से रिलीज़ कर रहा है तो वो 4+ होएगा, जो कि अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ये देखो कार्बन का ही नेक्स्ट केस। इट कैन नॉट लूज 4 electrons having helium gas configuration. This cation would be highly unstable due to large amount of energy required to remove 4 electrons. इस केस में हमने क्या डिस्कस करा कि 4+ बन क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो इसके पास नहीं है पॉसिबल। और जो इसने ये डिस्कस करा है इसके केस पहले ये वाले केस में कॉन्फ़िगरेशन बात करी थी उसने नियोन गैस की। क्यों करी? क्योंकि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, हम ये बात कर रहे थे कि 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो 10 हो गए ना टोटल, और 10 किसका एटॉमिक नंबर हो गया? नियोन का। एंड ऐसे ही जब 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा, 6 ऑलरेडी थे, 4 रिलीज़ कर दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है? हीलियम गैस का। इस करके उसने यहाँ पे हीलियम गैस का डिस्कशन करा। ये नेक्स्ट पॉइंट इज कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। दिस इज़ द रीज़न कि वो कंप्लीट रिलीज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन नहीं करता, कंप्लीट गेन नहीं करता, शेयरिंग करता है। शेयरिंग से वो स्टेबल भी रहता है और मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनते हैं, और वो सारे कंपाउंड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स मीन्स कार्बन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। फर्स्ट डायमंड। डायमंड इज़ द मेन, जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म रिजिड 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट जो सॉफ्ट है, टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी है देखो। और ग्रेफाइट के केस में क्या है? ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द अदर 3, ठीक है, एंड इट गिव्स अ प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे, एंड दीज हेक्सागोनल एरेज आर प्लेस्ड ऑन द लेयर बिटवीन वन अबव द अदर, एंड ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। रीज़न यही है क्योंकि जब इसने यहाँ लिखा ना ये लेयर्स में एग्जिस्ट करता है, लेयर्स में है, तो फिर वो स्लिपरी रहेगा। एंड इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज़ नॉट गुड कंडक्टर। रीजंस मैं अभी डिस्कस करती हूँ। फ्लोरीन। फ्लोरीन्स आर द अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। दीज द फर्स्ट वन इज टू बी आइडेंटिफाइड बाय C60 विच इज़ कॉल्ड एज बकमिस्टर फ्लोरीन। दिस सी, पहले मैं फर्स्ट डायमंड बता देती हूँ। इसमें क्या एक्सप्लेन करा गया है कि कार्बन के यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चारों के चारों फर्दर नेक्स्ट कार्बन से बॉन्ड बनाते जाएंगे ऐसे, अगेन कार्बन, ऐसे रिजिड स्ट्रक्चर बनता है। और ये इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू द अदर कार्बन एंड ऑल पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड। जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये कंडक्ट भी नहीं करेगा। ग्रेफाइट के केस में क्या है? उसने कहा कि एक कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से 3 तो बॉन्डेड हैं, एक जो है वो फ्री है। ऑब्वियसली फिर ये
ऐसे लेयर, फिर नेक्स्ट लेयर, उसमें फिर यहाँ पे जो कार्बन होंगे उनके आगे कार्बन बन जाएंगे, इनका एक एक पोजीशंस वेकेंट रहता जाएगा। तो ये लेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो जितनी भी ग्रीसी सोल्यूशन, एक ग्रीस काइंड ऑफ जो भी ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सॉफ्ट वाली, ये ग्रेफाइट से ही बनती हैं। एंड फ्लोरीन इज़ अनदर क्लास ऑफ कार्बन जिसमें फिक्स नंबर ऑफ लाइक कार्बन्स होंगे, जैसे हम बोलें कि C60 वाला जो है दैट इज़ बकनिस्टर फ्लोरीन। ये फुटबॉल जैसा इसका स्ट्रक्चर बनता है। नो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है। कार्बन इज़ वर्सेटाइल एलिमेंट बिकॉज कैटनेशन, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स एंड आइसोमेरिज्म। ये चारों याद रखना, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए कि डिफरेंट इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, तो आपने ये चारों मेंशन करनी है। इंडिविजुअली भी डेफिनेशन वाइज पूछी जा सकती है। सो कैटिनेशन फर्स्ट डिस्कस करते हैं। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच्ड और रिंग शेप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, एक कार्बन ये अनदर कार्बन को अटैच हो रहा है, लॉन्ग चेन बनाएगा, कहीं पे वो रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है, कुछ भी स्ट्रेट लॉन्ग चेन्स भी बनेगी, रिंग स्ट्रक्चर्स भी बन जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स भी हो जाएंगे, कहीं डबल बॉन्ड कहीं ट्रिपल बॉन्ड ऐसे। तो जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन कार्बन से खुद ही लॉन्ग चेन्स बना देता है। सो ये प्रॉपर्टी की वजह से आपके पास जो कार्बन है इसके लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। एंड टेट्रा कोवेलेंसी, टेट्रा मीन्स 4, कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स, हमने पहले भी डिस्कस करा, ठीक है। इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से लास्ट शेल में ये कैपेबल है फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन or monovalent elements. Due to small size of carbon, these compounds are exceptionally stable. And tendency to form multiple bonds due to small size, this it can form multiple bonds with carbon, oxygen, sulfur and nitrogen atom. अब टेट्रावेलेंसी में आपने 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो अनदर 4 से अटैच हो सकता है, तो डिफरेंट कंपाउंड्स बना देगा, ये डिस्कस करोगे। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, डिफरेंट, इसका स्मॉल साइज़ होने की वजह से ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी बन रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना ले रहा है, सल्फर से भी बना दे रहा है, तो मल्टीपल बॉन्ड्स क्रिएट कर लेता है। एंड आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म इज़ अ प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल जो है रिप्रेजेंटेड बाय 2 और मोर देन 2 स्ट्रक्चर्स जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी बट उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। एंड दिस इज नोन एज आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स जितने भी कार्बन के बनते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। उस आइसोमेरिज्म की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस है, प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस होने की वजह से उसका लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाना और उसका यूज़ होना जो है इसकी एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी हो जाती है। अब नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा उसमें। इसकी कैटेगरी क्या है आगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड ये देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे, कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम्स कैसे लिंक्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड से, वो सारे के सारे सैचुरेटेड, सारे बॉन्ड्स आपको यहाँ सिंगल दिखेंगे। ये देखो इस एग्जाम्पल में देख लो, चाहे साइक्लिक है चाहे स्ट्रेट चेन है, एवरी कार्बन इज सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें आपके पास कोई भी कार्बन एटम जो होगा वो नेक्स्ट कार्बन से डबल या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। तो चाहे ये नहीं कि उसमें सारे बॉन्ड डबल होंगे, चाहे सारे सिंगल हैं, बट अगर उसमें एक भी डबल बॉन्ड है तो फिर वो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आएगा। ये देखो ये सिंगल था, ये सिंगल, बट एक भी ट्रिपल है ना, तो फिर ये कौन सा कंपाउंड हुआ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस क्या है, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ कौन सी सीरीज़ होती हैं, जिसमें कोई भी एक कंपाउंड अपने नेक्स्ट या पिछले कंपाउंड से कितने डिफरेंस पे होगा, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम कोई भी यहाँ पे कंपाउंड लिखती हूँ, लेट इफ इट बी CH4। तो इसका नेक्स्ट जो मेंबर होगा
वो क्या होगा, इसमें मैं क्या ऐड करूँगी, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। एक कार्बन ऑलरेडी है, एक और ऐड हो गया, C2 H4 H2 H6, ये नेक्स्ट मेंबर। इससे नेक्स्ट मेंबर अगेन इसमें CH2 ऐड करो, 2 कार्बन ऑलरेडी है, 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 8 हो गए, ऐसे। तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, आपस में CH2 के डिफरेंस पे, तो ये एक होमोलोगो सीरी बना रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसी में ही बनेगी, किसी भी कंपाउंड की बात कर लो। ये देखो, इसने एल्कोहल्स में बनाया CH3OH था, इसमें एक CH2 ऐड करा, C2 हो गया, H3 की जगह 5 हो गया। ये देखो, ये सारे के सारे इसने एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मेंशन भी करे हुए हैं। सो ऑल द कंपाउंड्स इन सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला लाइक एल्कोहल, किसी का भी जनरल फार्मूला हो, उसमें आपने 2 सक्सेसिव मेंबर्स कॉन्टिन्यूशन में होने चाहिए, उसमें CH2 का डिफरेंस, और बैकवर्ड भी चलना हो तो ऐसे ही चलोगे। अगर आपको लिख दिया है C3H8, इससे पहले कौन सा मेंबर होगा, तो आप क्या करोगे, आप हटा दोगे एक C और H2, एक C हटा दो, C2 रह जाएंगे, H में से 2 हटा दो, तो ये इससे पिछला मेंबर आ गया। बस कोई भी डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कंपाउंड देखो, उसमें CH2 ऐड होगा या CH2 माइनस होगा, क्योंकि वो या तो उससे नेक्स्ट पूछेगा आपसे, या उससे पहले वाला कोई भी कंपाउंड पूछेगा। तो बस आपने डिफरेंस देखना है कंसेक्यूटिव में। बट हाँ, किसने ये पूछ लिया कि इसके 2 के बाद कितना है, तो फिर आप 2 बार उसमें CH2 ऐड कर देना, ऐसे। अब फर्दर आगे चलने से पहले आपको मैं एक ब्रीफ नेमिंग का भी बता देती हूँ। हमने जो भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़े थे, उसमें एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ये तीनों भी स्टडी करने हैं, क्योंकि इसी के बेस पे आपको समझ आएगा। एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। सिंपलेस्ट एग्जांपल C 2 कार्बन कनेक्ट करें मैंने, इसको सारी जगह पे आप यहाँ, क्योंकि हाइड्रोकार्बन बना रही हूँ मैं, ये प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। एल्कीन में मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, H नहीं, आपके पास सिर्फ 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए, तो इसमें 2 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन इसको, और ट्रिपल बॉन्ड के केस में ये, तो इसको एक ही हाइड्रोजन और मिलेगा, क्योंकि इनके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं कार्बन के। अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, आपका रूल क्या है, पहला आपने इसके कार्बन काउंट करने हैं। एक कार्बन है, इट इज़ मिथ, 2 कार्बन है, इट इज़ इथ। अभी मैं टेबल शेयर करती हूँ इसका। 3 है तो प्रोप, ऐसी नेमिंग होती है। तो जिसमें 2 कार्बन होंगे वो इथ। फिर अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड है तो INE। इसके पीछे आप ये जस्ट ऐड कर दोगे। सो नेम इज़ इथेन, इसका नेम क्या हो जाएगा, इथीन, एंड दिस इज़ इथाइन। सो ये वो टेबल है जो मैंने आपको अभी बताया। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो मिथ, 2 इथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 डेक। अब अगर मेरे पास सिंगल बॉन्ड होगा तो मैं उसमें एन ऐड कर दूंगी, ये देखो एल्केन्स हो गया। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो इन, और फिर अगर ट्रिपल हुआ तो आइन, जो हमने लास्ट में अभी डिस्कस करा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जनरल फार्मूला जो एल्केन्स हैं, एल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2। अगर आपको कोई कहे कि C6 वाला, अगर मैं 6 कार्बन यूज़ करूँ तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, तो यू जस्ट, आपको डायग्राम पूरा बना के काउंट नहीं करने की ज़रूरत, आप यहाँ पर 6 पुट करोगे, 6 2 12, 12 and 2 14, दिस इज़ द आंसर। ऐसे ही एल्कीन्स का फार्मूला भी है CnH2n, एंड एल्काइन का CnH2n-2। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया फंक्शनल ग्रुप्स का। फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं, अब कार्बन पे हमने अभी तक क्या स्टडी करा कि कार्बन में या तो कार्बन ही अटैच हो रहा है या फिर हाइड्रोजन। बट हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई अदर एलिमेंट यहाँ पे अटैच होता है तो कैसे कैसे नेमिंग होगी और क्या क्या अटैच हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम फिल्टर करते हैं तो जैसे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब क्या हैं,
ये सब के सब हेलोजन्स होते हैं। तो जब भी क्लोरीन ऐड होगा, मान लो मैंने यहाँ पे ये देखो ये H हटाया, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, क्लोरो लिखोगे। तभी इसने लिखा ना ये क्लोरो, प्रीफिक्स मतलब पहले आप इसको यूज़ करोगे, तो इसकी नेमिंग कैसे होएगी, क्लोरो। कितने कार्बन है, 3। 3 कार्बन वाले के लिए क्या नेम था, ये देखो प्रोप। प्रोप सारे सिंगल बॉन्ड इन, सो क्लोरो प्रोपेन, ऐसी नेमिंग होती है। ब्रोमो, अगर ब्रोमो मतलब अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन होता तो हम ब्रोमो प्रोपेन लिख देते। कार्बन पहले नेम लिखना है, फिर कार्बन की चेन काउंट करो, फिर देखोगे वो सिंगल या डबल बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंगली नेमिंग कर दोगे। एल्कोहल्स होते हैं जब किसी भी कार्बन चेन में OH अटैच हो जाएगा, लाइक सी, यहाँ पे मैं OH लिख दूँ, बाकी जगह पे आप हाइड्रोजन ही रखोगे ये। तो इसको नेमिंग कैसे करनी है, अब इसमें हाइड्रोक्सी, और या फिर आप इसको ओल करके भी ऐड कर सकते हो, पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये वाले नेमिंग्स आप याद करोगे। दिस वन, इसको फ़िलहाल के लिए ये वाला आप ड्रॉप कर सकते हो। सो एल्कोहल के लिए मैं यही करवा देती हूँ आपको ओ दिस, कि कैसे इसको ओल यूज़ करना है, और ये सुफिक्स में है, मतलब ये लास्ट में यूज़ होगा। तो पहले तो कार्बन काउंट करो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड सारे, इथेन, ई नहीं लिखना, इसके लिए ये OL लिख दोगे, इथेनल, दिस वे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स के लिए हमारे पास Al, इसकी मैं अटैचमेंट्स यहाँ लिख देती हूँ। इसमें आपके पास क्या अटैच होगा, OH, इसके केस में क्या अटैच होगा, CHO, और क्या लिख सकते हैं उसको, C डबल बॉन्ड OH ऐसे, या फिर क्या लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH ऐसे। तो एक ही बात है वो, और जो मैंने ये टेल बनाई है इसके थ्रू ये अटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 1 2 3, अब इस पर मैं ये पूरा अटैच कर दूँ तो कैसे अटैच होगा, ऐसे। अब आप इसके हाइड्रोजन्स कंप्लीट करो, इसके 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए, उतने हाइड्रोजन लगाने हैं आपने, ये लिखा। अब ध्यान से देखना, चेन मैंने 3 वाली यूज़ करी थी, और ये एक कार्बन मेरे पास फॉर्मूला से आया है, बट मुझे इसको भी चेन में काउंट करना है। तो था ये पहले ओरिजिनली 3 कार्बन वाला, अब फॉर्मूला का कार्बन ऐड होने से ये 4 हो गया, तो अदरवाइज़ ये प्रोप होता। अब ये क्या है, ब्यूट, ये देखो इसमें 4 कार्बन हो गए, तो ये ब्यूट हो गया। और ब्यूट के लिए ऐसे, ब्यूट सिंगल बॉन्ड इन, और इसके लिए Al, ऊपर वाले के लिए OL था एल्कोहल के लिए, इसके लिए Al, तो ये ब्यूटेनॉल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कीटोन्स। कीटोन्स के लिए क्या करोगे, ONE लगाना है लास्ट में, बट इसका पहले आप फंक्शनल ग्रुप लिख देती हूँ यहाँ पे, कैसे यूज़ होता है। एक कार्बन, उसके ऊपर ये डबल बॉन्ड O, उसकी ये वाली और ये पोजीशन। इस वाले फंक्शनल ग्रुप की क्या खासियत है, इसके यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कार्बन ही होना चाहिए, इट इज़ अ कंडीशन। तो इसमें 2 कार्बन वाला कभी बनेगा ही नहीं, मिनिमम इसमें 3 वाला ही बनेगा, क्योंकि इसको दोनों तरफ कार्बन चाहिए, एक इसके पास अपना कार्बन है। तो अगर मेरे पास ऐसे कंपाउंड है कोई, C1 2 3 देन 4 डबल बॉन्ड O, फिर से वही हाइड्रोजन कंप्लीट करो, 1 2 3 इसके 4 हो गए, इसमें 2 ये हैं ऑलरेडी, एक ये, इस कार्बन पे और कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना है, सिर्फ टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करने के लिए जितने हाइड्रोजन चाहिए वो प्रोवाइड करो। फिर कार्बन काउंट करो, 4 कार्बन, ब्यूट, एंड देन एंड में ओन, ब्यूटेनोन, ये इसका नेमिंग हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH। इसमें और एल्डिहाइड्स में एक ही डिफरेंस था, एल्डिहाइड में इधर H था, इधर ये OH है, और ये इस टेल के थ्रू ऐड होगा, इसमें भी कार्बन एक्स्ट्रा आएगा। ये देखो, अगर मेरे पास एक चेन पहले 2 कार्बन की थी, दिस हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसके यहाँ पे मैं ये अटैच कर दूँ,
तो कार्बन में पास 2 की बजाय अब 3 हो गए। इट इज़ प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, एन, एंड इसके लास्ट में ओइक आ जाएगा, ये प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज़ द नेमिंग ऑफ एसिड्स। डबल बॉन्ड में इन, ट्रिपल में आइन, ये हम पहले कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, कंबशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब कंबशन के लिए पहले स्टडी करते हैं। ऑन कंबशन ऑल द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड विद रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जितने भी ये कंपाउंड्स हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सैचुरेटेड कार्बन जो है वो एक्सेस ऑफ एयर में क्लीन ब्लू फ्लेम देते हैं, अनसैचुरेटेड जो है वो येलो फ्लेम देते हैं। हमेशा याद रखना, एलपीजी गैस सबके घर सबने देखा है, ब्लू फ्लेम आती है, वहाँ से याद रखना, ये हिंट है। क्लीन फ्यूल होता है, कोई रेजिड्यू नहीं बचता, कोई ऐश नहीं बचती, कुछ नहीं बचता। तो क्लीन फ्यूल्स जो हैं वो ब्लू फ्लेम देते हैं, जिसमें हल्का सा भी इनसफिशेंट ऑक्सीजन होती है। जैसे कभी कभी बर्नर के ऊपर भी कुछ गिर गया, एलपीजी गैस वाला जो आपके घर पे है, उसमें भी अगर कुछ गिर जाता है तो वहाँ से एयर ब्लॉक हो जाती है, होल्स, तब आपके उस बर्नर में से भी बीच बीच में येलो फ्लेम आने लग जाती है, और जो यूटेंसिल्स आप यूज़ कर रहे हो वो थोड़े से नीचे से ब्लैकिश होने लग जाते हैं। तो वो क्या है, इनसफिशेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है वो फ्यूल, और उसकी वजह से जो फ्लेम है उसका कलर भी येलो हो जाता है, और जो वो ब्लैकिश करने लग जाता है वो भी वही रीज़न है कि वो अनबर्नड फिर फ्यूल रह जाता है। सो याद रखना है, जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, और जो सैचुरेटेड फ्यूल्स होते हैं वो बेस्ट फ्यूल्स होते हैं, वो ब्लू फ्लेम देते हैं। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड है वो येलो फ्लेम के साथ बर्न होंगे, उसमें रेजिड्यू बचता है, उसमें फ्यूल जो है प्रॉपर्ली बर्न नहीं होता, इसमें एक्सेस ऑफ एयर जो है वो मिल जाती है। इसके केस में येलो फ्लेम कब होएगी येलो फ्लेम, जब भी ऑक्सीजन प्रॉपर से नहीं होता। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। यस, ऑक्सीडेशन इज बेसिकली जिसमें या तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करेंगे या हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। रिडक्शन में उल्टा होता है, हाइड्रोजन ऐड होती है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। एंड ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन का मतलब ये हमने फर्स्ट चैप्टर में वैसे करा हुआ है जो केमिकल रिएक्शंस हैं, लेकिन अभी इसमें ऑक्सीडेशन डिस्कस इसलिए हो रही है क्योंकि इथनॉल से इथनोइक एसिड बनेंगे। कैसे? इथनॉल हमने अभी पढ़ा, अल्कोहल जिसके लास्ट में OH है, इसका ऑक्सीडेशन, इसको हमने K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ट्रीट करा। यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है, देखो 2 ऑक्सीजन हो गए, तो ये ऑक्सीडेशन हुई है। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन, ये इथीन था, डबल बॉन्ड, ओनली दिस, एक सेकेंड, दिस वन ओनली डबल बॉन्ड था। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कैसे हुई, देखो इसने इसको एल्केलाइन KMnO4 से ट्रीट करा, OH, बीच का बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, ये डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ। जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ इसके 2 बॉन्ड्स यहाँ ओपन हो जाएंगे, दोनों पे OH एंड OH ऐड हो जाएंगे। वाटर भी तो हमें H+ OH नेगेटिव देगा, यहाँ से भी हमें O मिलेगा, ठीक है, तो फिर वो OH बन के ऐसे कंबाइन हो जाएंगे, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट फिर इसके बाद हमारे पास है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन में सीधा याद रखना है, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे 2 न्यू बॉन्ड्स खुल जाएंगे, ये ऐसे बन जाएगा C, सिंगल बॉन्ड C, ये एक न्यू ओपनिंग, ये न्यू ओपनिंग, ज़रूरी नहीं ऊपर बनाना, ये नीचे भी बना सकते हो। और जहाँ पे ये न्यू ओपनिंग्स होंगी वहाँ पे आपने सीधा H ऐड कर देना, एक H इधर एक H इधर, क्योंकि एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड C डबल बॉन्ड C, ऐसे कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, मान लो ये है, मैं ये एग्जांपल देती हूँ आपको, आपने उसके अंदर बस एक H2 ऐड करना है। एडिशन रिएक्शन का मतलब एडिशन ऑफ H2, एरो, निकल की प्रेजेंस में हीट करोगे आप इसको, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा दोनों के बीच में, ये हाइड्रोजन 2 पहले से ही थे हमारे पास, और ये जो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस बॉन्ड ने इसको और इसको एक न्यू ओपनिंग दे दी, उस पर ये हाइड्रोजन का H और H चले जाएगा, तो न्यू बॉन्ड ये बने, न्यू कंपाउंड ये बन जाएगा CH3।
अब नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन वर्ड से क्लियर हो रहा है जो किसी दूसरे एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो हमारे पास क्या है, रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। सी ये ऐसे है, CH4 इसको लिख रही हूँ ये वाला। इसमें जैसे उसने Cl2 ऐड करा, अब Cl2 का मतलब क्या हुआ, Cl बॉन्ड Cl। ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को यहाँ से ले जाएगा, HCl बना, ये पोजीशन वेकेंट हो जाएगी, ये पोजीशन वेकेंट होगी ऊपर वाली, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, माइनस हो जाएगा एक HCl, ये H और ये Cl आउट, ये जो Cl बचा सेकेंड वाला वो यहाँ आके अटैच हो जाएगा, तो H हटा और Cl आ गया, तो कंपाउंड क्या बन गया, CH3Cl। ये देखो CH3Cl विद रिमूवल ऑफ दिस HCl। तो जहाँ पे भी हाइड्रोजन है वहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, एक Cl ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक है हमारे पास इथनॉल की प्रॉपर्टीज़। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ एल्कोहल फैमिली विद मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस। ये देखो एंड में OH, एल्कोहल्स करा हमने अभी, नेमिंग करा जब। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी, इथनॉल जो है इट इज़ कलरलेस लिक्विड, प्लेजेंट स्मेल होता है इसका, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन एंड फ्रीजिंग पॉइंट 156 केल्विन, वाटर से लाइटर है। इथनॉल इज़ न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, मीन्स ना ये रेड शो करेगा ना ब्लू, न्यूट्रल है। एंड इट इज़ मिसिबल विद वाटर इन ऑल द प्रोपोर्शंस, ये वाटर में इजीली मिसिबल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथनॉल। रिएक्शन विद सोडियम, इस इथनॉल को आप ये देखो सोडियम से मिक्स करोगे तो क्या हो जाना है, मैं लिख के बता देती हूँ आपको इक्वेशन, ये CH3CH2OH, इसमें हमने Na ऐड करना है, ठीक है। तो ये Na यहाँ आ जाएगा और ये H आउट, ये 2 मॉलिक्यूल से स्टार्ट करा था इसने और 2 ही Na ऐड करे थे, क्योंकि इक्वेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ 2 Na चाहिए। सो 2CH3CH2, ये O एज सच O तक सेम रहेगा, बस ये H हटना है, उसकी जगह पे Na आ जाएगा प्लस H2 कैसे आए बाहर, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल थे, एक हाइड्रोजन ये एक मॉलिक्यूल का फिर दूसरे का और मिलके वो H2 बनाते हैं। एंड रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड दिस सल्फ्यूरिक एसिड, एल्कोहल लिया, सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करा तो क्या होएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, इट इज़ CH3, इसको लिख रही हूँ CH2OH, इसमें हमने H2SO4 ऐड करा, ठीक है। अब CH, पहले तो मैं रिमूवल कर देती हूँ। रिमूवल किस चीज़ का हो रहा है, H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ से वाटर निकलना है, तो वाटर के लिए एक OH चाहिए और एक H चाहिए, तो H यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे और यहाँ पे भी ये, अब 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, व्हाट डज इट मीन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना एंड H2O का रिलीज हो गया। एंड ये हमारे पास इथनॉल के यूजेस आ जाएंगे, इनको आपको ऐसे याद कर लेना, 2 मार्कर क्वेश्चन आता है तो 3-4 यूजेस लिख देना। यूज टू मेकिंग बियर, वाइन, विस्की और अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यूज फॉर मेकिंग क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एसिटिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड, you can keep in mind any 2 compounds, used as a solvent for resins, fat, oil, and used as antiseptics, ठीक है, and also used for making dyes, drugs and detergents। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया सिमिलरली इथनोइक एसिड, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। इथनोइक एसिड इज सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इथनोइक मीन्स 2 कार्बन, एक कार्बन ऑलरेडी, एक फॉर्मूला वाला कार्बन, इसकी बात हो रही है। इस कार्बन को हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, इसके 4 बॉन्ड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथनोइक एसिड। इट इज़ 100% एसिटिक एसिड, व्हाट, विनेगर। इट इज़ द 5 to 8% solution of acetic acid in water, and 100% acidic acid obtained by melting glacier like crystal is called as glacier acetic acid। ये याद रखनी है टर्म्स, पेपर में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती।
एंड व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस इथेनोइक एसिड? कलरलेस है, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड है, मेल्टिंग पॉइंट 298 एंड बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन, एंड मिसिबल विद वाटर इन ऑल द प्रोपोर्शन सेम लाइक इथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ब्लू लिटमस टू रेड, ऑब्वियसली एसिड है तो ये लिटमस पेपर पे अपना कलर चेंज देगा। एंड इट इज़ वीकर एसिड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हम इसको खा सकते हैं, विनेगर हमने अभी स्टडी करा है, पिकल्स में डलता है। एस्टेरिफिकेशन, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म एस्टर्स। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, बाकी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। एसिड में एल्कोहल डाला, ठीक है, तो हमारे पास एस्टर्स बनते हैं। एस्टर्स क्या हैं? एस्टर्स अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज गिव बैक एल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस प्रोसेस इज नोन एज सपोनिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेते हैं पेपर में, बट इज सपोनिफिकेशन आप ये पूरा एक्सप्लेन करोगे। एस्टर रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल तो ये हमें एस्टर प्रोवाइड करेगा। ये प्रोसेस एस्टेरिफिकेशन है यहाँ तक, ठीक है। एस्टर अगेन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, एस्टर एल्कली की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में गिव बैक एल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड एंड एल्कोहल से एस्टर मिला था, एस्टर से एल्कली की प्रेजेंस में एल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सपोनिफिकेशन। और इसी में फर्दर फिर रिएक्शन विद बेस, इसी एथेनोइक एसिड का एसिड लिखा, बेस NaOH से रिएक्ट करा, क्या चेंज आएगा इसमें? सिर्फ ये Na इधर इस H की जगह, और ये H और ये वाला H मिलके वाटर बनाएंगे, ये वाटर आउट और Na इधर ऐड हो जाएगा। अब एक नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन टेल नेगेटिवली चार्ज्ड हेड्स। ये देखो जितनी भी जिगजैग है ना, जिगजैग रिप्रेजेंटिंग, अगर मैंने ऐसे लिखा है ना, ईच दिस टिप दिस, जहाँ पे मैं ब्लैक डॉट कर रही हूँ, ये सारे क्या शो करते हैं? कार्बन। क्योंकि ये लॉन्ग चेन है तो हम इसको लिखते नहीं, तो हमने सिम्बॉलिकली इसको जस्ट ऐसे ऐसे शो कर देते। तो ये जो जिगजैग बना हुआ है ये क्या है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का चेन एंड विद नेगेटिवली चार्ज्ड हेड्स। ये देखो सारे नेगेटिवली चार्ज्ड हेड्स हैं इसके। हाइड्रोकार्बन टेल इज़ हाइड्रोफोबिक। ये जो लॉन्ग टेल है ये क्या है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स वो वाटर में मिक्स नहीं होना चाहती, वाटर रिपेलिंग है। एंड नेगेटिवली चार्ज हेड्स आर हाइड्रोफिलिक। जो नेगेटिवली चार्ज हेड्स हैं वो सारे के सारे ये वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक। टर्म्स देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ से, हाइड्रोफोबिक, वाटर हीटिंग रिपेलिंग, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। जो ये चेन्स है जो मैं येलो से लिख रही हूँ, ये सारी की सारी हाइड्रोफोबिक। जो नेगेटिव टर्म्स हैं जो मैं ये ग्रीन से बता रही हूँ, ये वाले ऊपर वाले, ये सारे के सारे हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग है। इन एक्वस सोल्यूशन वाटर मॉलिक्यूल बीइंग पोलर इन नेचर, पोलर मीन्स उस पर चार्ज सेपरेशन हो जाता है। अगर वाटर मॉलिक्यूल H2O है, इट विल मेक H+OH नेगेटिव, तो ये पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जो ऐसे सेपरेट आउट हो जाते हैं, जिन पे चार्ज सेपरेशन हो जाती है बेसिकली। एंड नोट द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। येस, इन एक्वस सोल्यूशन वाटर मॉलिक्यूल बीइंग पोलर नेचर सराउंड्स आयन एंड नोट द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये भी चार्ज शो कर रहा है, ये कॉर्नर्स भी चार्ज शो कर रहे हैं, तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग चेन है ये कनेक्ट होती नहीं है। टेल स्टिक्स इनवर्ड्स एंड हेड्स आउटवर्ड्स, ठीक है। सो ये जो डर्ट है, ये देखो ये मार्क करा ना उसने। अब डर्ट में क्या है? ऑयल है, वाटर नहीं है, और हमें पता है ये लॉन्ग चेन जो थी ये वाटर रिपेलिंग थी, तो इसको तो ये ऑयल में जाना है, जो ये नेगेटिव वाले कॉर्नर्स हैं इनको वाटर में जाना है। दोनों का अलग कॉन्सेप्ट। मैं फिर इन शॉर्ट एक बारी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जिगजैग बना और एक ही मॉलिक्यूल बना रही हूँ, ये टेल बन गया, इसका नेगेटिव चार्ज, सॉरी। अब ये जो पार्ट है ये डर्ट में जाने को है, क्योंकि डर्ट में क्या है? ऑयल, नॉट वाटर। हमने अभी पढ़ा कि जो ये हाइड्रोकार्बन टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, ये पूरी टेल वाटर में नहीं जाना चाहती,
तभी तो ये इधर डर्ट में है। और ये जो नेगेटिव है, ये देखो नेगेटिवली चार्ज हेड हाइड्रोफिलिक, इसको वाटर में जाना है, इसको डर्ट में जाना है। तो ये जो डायग्राम है इसको ऐसे ही पेपर में बनाओगे आप। When water is agitated, shaken vigorously, oil dirt tends to lift off from the dirt surface, dissociates into fragments. अब जब वाटर को शेक करते हैं तो ये डर्ट वाला जो पार्ट है ये फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। दिस गिव्स अपॉर्चुनिटी अदर टेल्स टू स्टिक टू द ऑयल। इस वजह से क्या होगा, बाकी के जो टेल्स हैं वो ऑयल में स्टिक होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा ये डर्ट। अब सारे टेल्स आके छोटे छोटे पीसेस पे स्टिक हो जाएंगे। द सोल्यूशन नाउ कंटेन स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ ऑयल सराउंडेड बाय डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स। अब वो जो छोटे छोटे डर्ट के पीस बन गए, पहले एक पूरा बड़ा वाला डर्ट था, उससे छोटे छोटे पीसेस बने। ईच पीस के साइड फ्रेगमेंट में, जो भी ये फ्रेगमेंट्स हैं इसके साइड में अब चेन्स ऐसे, और यहाँ पे इनके साइड में ही डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। अब इतनी बड़ी पे अटैक करने से छोटे छोटे पे अटैक करना इज़ वेरी इजी। नेगेटिवली चार्ज हेड्स दिस present in water prevents the small globules from coming together and to form aggregates. Thus, oil dirt is removed. In the past, detergent caused pollution in rivers and water bodies. The long carbon chain present in detergent used earlier contained a lot of branching. These branch chain detergent molecules were degraded very slowly by the microorganisms present in the sewage discharge, जो भी जहाँ पे भी जो टैंक्स होते हैं, जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं उनमें। अब ये पोल्यूशन ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये पोल्यूशन कॉज करते थे पहले, नॉट नाउ, पहले ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो लॉन्ग कार्बन चेन डिटर्जेंट्स प्रेजेंट होते, जो पहले डिटर्जेंट्स बनते थे उसमें लॉन्ग कार्बन चेन्स होते थे जो कि स्लोली डिकम्पोज होते थे, तो वो पोल्यूशन कॉज करते थे ज़्यादा रेदर देन अब वाले डिटर्जेंट से। अब वाले डिटर्जेंट्स बेटर हैं, मच बेटर हैं पहले वाले डिटर्जेंट से। एंड इन नेगेटिव, ये जो नेगेटिव और ये जो टेल्स, इनका मेजर रोल, ये जो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक वाला है, दिस इज़ द रीज़न फॉर क्लीनिंग। ये नेगेटिव वाली टेल पानी में जा रही है, जिगजैग वाली टेल जो है वो डर्ट में जा रही है, तो ये खिंच रहा है, एजिटेट होता है, एजिटेशन से फिर वो छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है, फिर डिटर्जेंट उस पर अटैक करेगा और क्लीनिंग होती है। ये ध्यान से पूरा ऐसे एक्सप्लेन कर और ऐसे मेंशन कर दोगे आप बिल्कुल, दैट डिटर्जेंट परसिस्टेड इन वाटर फॉर लॉन्ग टर्म एंड मेड वाटर अनफिट फॉर एक्वेटिक लाइफ। अब अगर ऐसे जो पहले वाला डिटर्जेंट जिसकी हम अभी पोल्यूशन के लिए बात कर रहे थे, अब वो रिवर्स में ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो लेट डिकम्पोज हो रहा था, तो फिर एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स हैं उनके लिए वो हार्मफुल था। नो डेज डिटर्जेंट्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल इन विच ब्रांचिंग इज केप्ट मिनिमम, दीज आर डिग्रेडेड मोर इजिली दैन द लॉन्ग चेन ब्रांच डिटर्जेंट। सो अब वाले बेटर डिटर्जेंट्स हैं स्मॉल चेन वाले। एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, difference between soaps and detergents. Soaps, detergents, these are the sodium, potassium, salt of fatty acids. This is the formula. आप कोई भी दो याद कर लेना. It is ammonia. These are ammonium or sulfate salt of long chain of hydrocarbon containing 12-18 carbon atoms. These have COONA group and these have NR3, SO3Na, SO4Na, these groups. These soaps do not work well with hard water, acidic water, saline water, but work well with soft water. What is hard water? Hard water is basically जिसके अंदर impurities होती हैं, जो पोटेशियम ये सब उसके अंदर ऑलरेडी उस वाटर के अंदर ही होता है। तो जब आप उस वाटर को यूज़ करते हो क्लीनिंग के लिए, तो वो वाटर पहले, मान लो हमने ये कोई चीज़ है इसको क्लीन करना है, आप अगर हार्ड वाटर यूज़ करते हो तो वो हार्ड वाटर जो है वो जब इस चीज़ पे अटैक करेगा क्लीनिंग के लिए, आप उसमें डिटर्जेंट या सोप डालोगे ही। तो जब आप सोप डालते हो ना, तो उसके अंदर ये पावर नहीं होती कि वो उस हार्ड वाटर को पहले सॉफ्ट करे। हार्ड वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि उससे अलग किसकी हेल्प से होती हैं, डिटर्जेंट्स की हेल्प से होती हैं। सो इस करके उसने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि ये हार्ड वाटर में अच्छे से काम नहीं करता। क्योंकि मैं आपको यहाँ बताती हूँ, मान लो आपके पास हार्ड वाटर है,
आपने उसको सॉफ्ट वाटर बनाना है। या तो आप उसको गर्म करो तब भी सॉफ्ट वाटर काफ़ी हद तक बन जाता है, क्योंकि हार्ड वाटर गर्म होते ही उसमें जो सोप या डिटर्जेंट है उसका क्लीनिंग एक्शन क्विक होता है। एक तो ये भी मेथड है, बट स्टिल हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के टाइम पे होता क्या है, इसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे ऑलरेडी ही कंपाउंड्स मिक्स्ड हैं। उसको क्लीन करने का काम जो है वो स्ट्रॉन्ग चीज़ करेगी। सोप्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, डिटर्जेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जब हम इस हार्ड वाटर में सोप डालते हैं उसमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इसके अंदर से वो पोटेशियम निकाल दे। इस करके इट इज़ नॉट गुड फॉर दैट। डिटर्जेंट ऐड कर दोगे इसके अंदर तो ये है कि थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा या स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट यूज़ होगा, बट वो पहले इसका वो पोटेशियम वाला पार्ट रिमूव करेगा जो इसमें हार्डनेस कॉज कर रहा है, एंड देन हार्ड वाटर जो है वो सॉफ्ट में कन्वर्ट होता है। ये देखो, these work well with hard water, acidic water, saline water. These are biodegradable. Some detergents have branched hydrocarbon chains, non-biodegradable. They take soap take more time to dissolve in water and they dissolve faster in water. Detergents. So इसी के साथ ये चैप्टर का लास्ट ही टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पे PDF अटैच कर दूँगी। ये इसके अलावा इस चैप्टर से मेजरली कुछ नहीं आने वाला, इसमें सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आपके जो रिएक्शंस लिखे मैंने, कंपाउंड्स लिखे, उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें डेफिनेशंस एग्जैक्टली एज सच ही लिखनी है, वो आप NCERT के सारे क्वेश्चन थोरो कर लो। PYQs इफ़ यू नीडेड मुझे मैसेज कर दो तो मैं एक वीडियो आपको उसका भी अपलोड कर दूँगी। टिल देन, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करो। थैंक यू।